पूरा शहर रंगों, संगीत और नाच में डूबा हुआ है। हजारों लोग खोपड़ियों वाले मास्क पहनकर सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। हर तरफ शोर, ठहाके और आतिशबाजी का माहौल है। लेकिन इसी भीड़ के बीच दो आदमी खामोशी से एक पुरानी इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों के चेहरों पर भी त्योहार वाले मास्क हैं, मगर उनका मकसद जश्न मनाना नहीं है। उन्हीं में से एक आदमी अचानक अपना मास्क उतारता है। ये जेम्स बॉन्ड है। वह किसी आम मिशन पर नहीं आया, बल्कि एक ऐसे आतंकवादी को खत्म करने आया है जिसके कुछ ही पलों बाद हजारों बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है। बॉन्ड खामोशी से अपने निशाने का पीछा करते हुए एक होटल में दाखिल होता है। वहां से वह एक गुप्त रास्ते के जरिए 7 वाली इमारत तक पहुंच जाता है, जहां 2 खतरनाक आतंकवादी एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहे होते हैं। बॉन्ड उनकी बातचीत सुनता है और उसी पल उसे यकीन हो जाता है कि अगर इन्हें अब भी नहीं रोका गया तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। वह बिना एक पल गंवाए अपनी पिस्तौल निकालता है। कुछ ही सेकंड में दोनों आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन मरने से पहले उनमें से एक आदमी विस्फोट का सिस्टम चालू कर देता है। बॉन्ड तुरंत वहां से भागता है, मगर अगले ही पल पूरी इमारत एक जोरदार धमाके से हिल उठती है। बॉन्ड आखिरी पल में गिरती हुई दीवार से छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेता है। जब धुआं थोड़ा कम होता है तो वह मरे हुए आतंकवादी की उंगली से एक अंगूठी उतारता है। यह कोई आम अंगूठी नहीं होती, उस पर एक ऑक्टोपस बना हुआ था, एक ऐसा निशान जिसे दुनिया की सिर्फ कुछ गुप्त एजेंसियां ही पहचानती हैं। यह निशान है स्पेक्टर का। बॉन्ड अभी इस अंगूठी को ध्यान से देख ही रहा होता है कि अचानक उसे अपने हेडक्वार्टर से संदेश मिलता है, वापस आ जाओ, मिशन खत्म करो फौरन। कुछ दिनों बाद लंदन में MI6 के हेडक्वार्टर में काफी तनाव का माहौल होता है। सरकार फैसला कर चुकी होती है कि अब पुराने तरीके के खुफिया एजेंटों की जरूरत लगभग खत्म हो चुकी है। उनकी जगह एक नया निगरानी सिस्टम लाया जा रहा है, जिसके जरिए दुनिया भर की खुफिया जानकारी एक ही नेटवर्क से हासिल की जा सकेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रमुख एक युवा अधिकारी होता है, जिसे सिर्फ सी कहा जाता है। उसका मानना है आज के दौर में बंदूक से ज्यादा ताकत कंप्यूटर के पास है। इसी वजह से वह 00 सेक्शन को हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। दूसरी तरफ एम इस फैसले के सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मशीनें कभी भी जेम्स बॉन्ड जैसे एजेंट की जगह नहीं ले सकती। उधर जब बॉन्ड हेडक्वार्टर पहुंचता है तो मनी पेनी उसे एक गुप्त वीडियो दिखाती है। यह वीडियो पूर्व एम ने अपनी मौत से पहले सिर्फ बॉन्ड के लिए रिकॉर्ड किया था। वीडियो में वह कहती हैं, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। जेम्स, एक ऐसी संगठन मौजूद है जिसके अस्तित्व को दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। उस संगठन का नाम है स्पेक्टर। उन्हें ढूंढो और किसी भी कीमत पर उन्हें खत्म कर दो। बॉन्ड खामोशी से वीडियो बंद कर देता है। यहीं से जेम्स बॉन्ड की जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन शुरू होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब बॉन्ड अपने दफ्तर से निकलने वाला होता है, तभी क्यू चुपचाप उसके पास आता है। वह बॉन्ड के हाथ में मौजूद अंगूठी लेकर कहता है, मुझे कुछ घंटे दो, शायद मैं इसका राज पता लगा सकूं। कुछ घंटों बाद क्यू उसे अपनी लैब में बुलाता है। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर अंगूठी का निशान दिखाते हुए कहता है, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। इसमें मौजूद गुप्त पहचान की मदद से मुझे एक नाम मिला है, मार्को शियारा। क्यू आगे बताता है कि कुछ दिन पहले मेक्सिको में मार्को मारा गया था और अब उसका अंतिम संस्कार रोम में होने वाला है। बॉन्ड तुरंत समझ जाता है कि अगर स्पेक्टर सचमुच मौजूद है तो उसके सदस्य जरूर उस अंतिम संस्कार में इकट्ठा होंगे। उसी रात वह बिना किसी को बताए रोम के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ मार्को शियारा का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा होता है। बॉन्ड दूर खड़ा होकर हर व्यक्ति को ध्यान से देख रहा होता है। उसे महसूस होता है कि वहाँ मौजूद लगभग हर आदमी किसी न किसी गुप्त संगठन से जुड़ा हुआ है। इसी दौरान उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। वह काले कपड़ों में होती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। ये लूसिया शियारा होती है, मार्को की विधवा। अंतिम संस्कार खत्म होते ही बॉन्ड चुपचाप उसका पीछा करता है। लूसिया अपनी आलीशान हवेली पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल होती है, उसे एहसास होता है कि घर में कोई पहले से मौजूद है। वह तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल लेती है। उसी पल अंधेरे से जेम्स बॉन्ड बाहर आता है और शांत आवाज में कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। लूसिया कांपती हुई आवाज में पूछती है, तुम कौन हो? बॉन्ड संक्षेप में जवाब देता है, जेम्स बॉन्ड। यह नाम सुनते ही लूसिया के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह धीरे से कहती है, तो फिर अब तुम भी मरने वाले हो? बॉन्ड हैरानी से पूछता है, क्यों? लूसिया जवाब देती है, क्योंकि मेरे पति के मरने के बाद स्पेक्टर अपने हर गवाह को खत्म कर देता है। जाने से पहले लूसिया उससे कहती है, अगर तुम सच में स्पेक्टर तक पहुंचना चाहते हो तो आज रात एक गुप्त मीटिंग होने वाली है। वह अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर बॉन्ड के हाथ में रख देती है। सिर्फ यही कार्ड दिखाने वालों को अंदर जाने दिया जाएगा। अब पहली बार बॉन्ड को स्पेक्टर के दिल तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। रात गहरी हो चुकी है। शहर से दूर एक पुरानी इमारत में
दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी चुपचाप इकट्ठा हो रहे हैं। बॉन्ड भी काला सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है। दरवाजे पर खड़ा गार्ड उसके कार्ड पर सिर्फ एक नजर डालता है और रास्ता खोल देता है। हॉल के अंदर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। दर्जनों लोग एक लंबी मेज के चारों ओर बैठे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। अचानक कमरे के आखिरी सिरे पर बैठा एक आदमी बोलता है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन इतनी डरावनी कि पूरा हॉल खामोश हो जाता है। वह एक गद्दार सदस्य को अपने सामने बुलाता है। उस व्यक्ति पर संगठन से गद्दारी करने का आरोप होता है। वह लगातार माफी मांगता रहता है, लेकिन अगले ही पल एक विशालकाय आदमी खड़ा हो जाता है। ये मिस्टर हिंक्स है। वह बिना एक शब्द बोले उस गद्दार की गर्दन पकड़ लेता है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी गर्दन टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अब बॉन्ड को यकीन हो जाता है ये कोई साधारण अपराधियों का गिरोह नहीं है। ये ऐसी संगठन है जहां नाकामी की सजा सिर्फ मौत होती है। और ठीक उसी पल मेज के दूसरे छोर पर बैठा वह रहस्यमय आदमी मेक्सिको मिशन की नाकामी का जिक्र करता है। फिर अचानक कहता है, जेम्स। बॉन्ड एक पल के लिए चौंक जाता है। वह आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, आखिरकार तुम आ ही गए। हॉल में बैठे सभी लोग खामोशी से बॉन्ड की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन बॉन्ड अपने चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलता। वह ऐसे दिखाता है जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। उसी पल वह रहस्यमय आदमी फिर बोलता है, जेम्स बॉन्ड, तुमने मेक्सिको में हमारे एक अहम आदमी को मार दिया और अब तुम यहाँ हमारे बीच बैठे हो। बॉन्ड कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वह आदमी स्पेक्टर के सदस्यों को नए मिशन सौंपना शुरू करता है। कोई अफ्रीका में सरकार गिराने की बात करता है, कोई मध्य पूर्व में युद्ध भड़काने की योजना बताता है और कोई यूरोप में अरबों डॉलर की वित्तीय साजिश पर चर्चा कर रहा होता है। पहली बार बॉन्ड को एहसास होता है कि स्पेक्टर सिर्फ एक आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अपराध जगत को नियंत्रित करने वाली एक गुप्त ताकत है। इसी दौरान बॉन्ड चुपके से अपने कान में लगे कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए क्यू से संपर्क करता है। लंदन में बैठा क्यू पूरी बातचीत सुन रहा होता है। वह तुरंत कंप्यूटर पर उस आवाज का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर एक नाम दिखाई देता है, फ्रांस ओबरहाउजर। क्यू तुरंत बॉन्ड को सूचना देता है, मुझे लगता है यही इस संगठन का सरगना है। बॉन्ड अभी जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक सामने बैठा वह आदमी अपना सिर उठाता है। उसकी नजरें सीधे बॉन्ड पर टिक जाती हैं। फिर वह हल्के से मुस्कुराता है, मीटिंग खत्म हो गई। लेकिन मिस्टर बॉन्ड, जरा आप रुकिएगा। ये सुनते ही बॉन्ड समझ जाता है कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। वह एक पल भी बर्बाद नहीं करता और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है। पीछे से दर्जनों हथियारबंद गार्ड उसके पीछे भाग निकलते हैं। बॉन्ड पूरी रफ्तार से इमारत से बाहर निकलता है। सड़क पर खड़ी अपनी एस्टन मार्टिन डीबी 10 में बैठते ही वह पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा देता है। कुछ ही पलों बाद पीछे से एक और सुपरकार उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उस कार में बैठा होता है मिस्टर हिंक्स। रोम की सड़कों पर दोनों कारें बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगती हैं। कई मिनट तक चलने वाली इस खतरनाक पीछा करने की घटना के बाद बॉन्ड अपनी कार नदी के किनारे रोक देता है। मिस्टर हिंक्स भी तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन तभी बॉन्ड अचानक अपनी कार नदी में गिरा देता है। कार सीधे पानी में जा गिरती है। मिस्टर हिंक्स को लगता है कि बॉन्ड मर चुका है। वह बिना रुके वहां से वापस चला जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद बॉन्ड नदी से तैरता हुआ बाहर निकल आता है। उसके हाथ में अब भी वही रहस्यमयी अंगूठी होती है। अगली सुबह क्यू बॉन्ड को फोन करता है। वह बताता है कि उस अंगूठी से मिले डीएनए रिकॉर्ड और गुप्त जानकारी ने उन्हें एक और अहम शख्स तक पहुंचा दिया है, मिस्टर व्हाइट। वही आदमी जो कभी स्पेक्टर का एक अहम सदस्य था और शायद अब इस संगठन के सबसे बड़े राज जानता है। बॉन्ड तुरंत ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होने की तैयारी करता है। ऑस्ट्रिया के बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं, चारों तरफ गहरा सन्नाटा और घने जंगल के बीच बना एक अकेला लकड़ी का घर, यही वह जगह होती है जहां मिस्टर व्हाइट कई महीनों से दुनिया की नजरों से छिपकर रह रहा होता है। बॉन्ड कार से उतरता है और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ता है और एक कुर्सी पर बैठा एक कमजोर आदमी खांसते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है। यही मिस्टर व्हाइट होता है। मिस्टर व्हाइट कभी स्पेक्टर के सबसे ताकतवर सदस्यों में गिना जाता था, लेकिन अब वह मौत के बेहद करीब पहुंच चुका होता है। जहर की वजह से उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा होता है। बॉन्ड धीमी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। मिस्टर व्हाइट हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं जेम्स। स्पेक्टर ने मुझे पहले ही मौत की सजा दे दी है। बॉन्ड उसके सामने बैठ जाता है। कुछ पल बाद वह पूछता है, मुझे स्पेक्टर के बारे में सब कुछ बताओ। मिस्टर व्हाइट सिर हिलाते हुए कहता है,
अगर मैंने ऐसा किया तो वे मेरी बेटी को मार डालेंगे। बॉन्ड हैरान होकर पूछता है, तुम्हारी बेटी? मिस्टर व्हाइट मेज पर रखी एक तस्वीर उठाता है। तस्वीर में एक युवा लड़की मुस्कुरा रही होती है। उसका नाम मैडेलिन स्वान है। वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने पूरी जिंदगी उसे इस दुनिया से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन अब स्पेक्टर उसे भी ढूंढ निकालेगा। बॉन्ड उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। ये सुनकर पहली बार मिस्टर व्हाइट सुकून की सांस लेता है। वह एक कागज पर एक नाम और एक जगह लिखकर बॉन्ड को देता है। उसे यहीं ढूंढना, सिर्फ वही तुम्हें आगे का रास्ता दिखा सकती है। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रहती है। फिर मिस्टर व्हाइट मेज की दराज खोलता है और अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। बॉन्ड तुरंत समझ जाता है कि वह क्या करने वाला है। वह कहता है, ऐसा मत करो। मिस्टर व्हाइट धीमी आवाज में कहता है, मैं स्पेक्टर के हाथों मरना नहीं चाहता। कम से कम अपनी मौत खुद चुन सकता हूँ। इतना कहकर वह खुद को गोली मार लेता है। बॉन्ड कुछ पल तक वहीं खड़ा रह जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि स्पेक्टर अपने ही लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अगले दिन बॉन्ड एक दूर दराज मेडिकल सेंटर पहुंचता है। यहीं मैडेलिन स्वान एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर काम कर रही होती है। वह अपने दफ्तर में एक मरीज की फाइल देख रही होती है कि तभी दरवाजा खुलता है। सामने जेम्स बॉन्ड खड़ा होता है। मैडेलिन उसे देखते ही पहचान लेती है। तुम ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस से हो? बॉन्ड संक्षेप में जवाब देता है, हाँ, मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा है। ये सुनते ही मैडेलिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत पूछती है, मेरे पिता कहाँ हैं? बॉन्ड धीरे से जवाब देता है, अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही मैडेलिन की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। हालांकि कई सालों से उसकी अपने पिता से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन पिता की मौत की खबर सहना उसके लिए आसान नहीं था। कुछ देर बाद वह खुद को संभालती है और पूछती है, मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था? बॉन्ड जवाब देता है, उन्होंने कहा था, सिर्फ तुम ही मुझे स्पेक्टर तक पहुंचा सकती हो। मैडेलिन तुरंत इनकार कर देती है, मैं उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। मैंने बहुत मुश्किल से अपने अतीत को भुलाया है। बॉन्ड अभी उसे समझाने ही वाला होता है कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है और क्लिनिक की खिड़की का शीशा टूटकर बिखर जाता है। बाहर कई काली एसयूवी आकर रुक चुकी होती हैं। दर्जनों हथियारबंद लोग पूरे क्लिनिक को घेर लेते हैं। स्पेक्टर को पता चल चुका होता है कि बॉन्ड मैडेलिन तक पहुंच गया है। बॉन्ड तुरंत हालात समझ जाता है। वह मैडेलिन का हाथ पकड़कर कहता है, अगर जिंदा रहना है तो अभी मेरे साथ चलो। अब मैडेलिन के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचता। बॉन्ड एक हमलावर को गोली मारकर उसका हथियार उठा लेता है। फिर दोनों गलियारों से होते हुए इमारत के पिछले हिस्से की तरफ भागते हैं, लेकिन दुश्मन पहले ही वहां पहुंच चुके होते हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। बॉन्ड दीवार का सहारा लेकर एक एक करके दुश्मनों को गिराता जाता है, जबकि मैडेलिन उसके बिल्कुल पीछे रहती है। बॉन्ड राहत की सांस लेते हुए कहता है, अब शायद तुम्हें यकीन हो गया होगा कि तुम सचमुच खतरे में हो। मैडेलिन चुप रहती है। कुछ घंटों बाद बॉन्ड और मैडेलिन विमान से मोरक्को पहुंचते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही सुराग होता है, एक पुराना कागज जिस पर कुछ अजीब से नंबर लिखे होते हैं। उन्हीं नंबरों की मदद से वे तांगियर के एक पुराने ऐतिहासिक होटल तक पहुंचते हैं। बॉन्ड पूरे कमरे की बारीकी से तलाशी लेता है। शुरुआत में उसे कुछ भी खास नहीं मिलता, लेकिन तभी वह दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर हटाता है। उसके पीछे एक गुप्त खाना बना हुआ होता है। उस खाने के अंदर एक चमड़े का बैग रखा होता है। बैग खोलने पर उसे एक पुराना नक्शा मिलता है। बॉन्ड और मैडेलिन उस नक्शे को मेज पर फैलाकर ध्यान से देखते हैं। नक्शा रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद एक ऐसी जगह की तरफ इशारा कर रहा होता है जहां सामान्य परिस्थितियों में कोई इंसान पहुंच ही नहीं सकता। बॉन्ड धीमी आवाज में कहता है, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। मैडेलिन नक्शे को ध्यान से देखती है और अचानक उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह समझ जाती है कि यह रास्ता सीधे स्पेक्टर के गुप्त अड्डे तक जाता है। उसी रात बॉन्ड और मैडेलिन एक लग्जरी ट्रेन में सवार होते हैं जो रेगिस्तान के बीच से गुजर रही होती है। कई दिनों बाद पहली बार दोनों को सुकून से बात करने का मौका मिलता है। खिड़की के बाहर डूबता हुआ सूरज रेत के टीलों के पीछे धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। मैडेलिन धीमी आवाज में पूछती है, जेम्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे? बॉन्ड कुछ पल खामोश रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैंने कभी इतना आगे सोच ही नहीं पाया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। शायद पहली बार बॉन्ड खुद को एक आम इंसान की तरह महसूस कर रहा होता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनका यह सुकून सिर्फ कुछ मिनटों का मेहमान है। अचानक ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। सामने एक लंबा, बेहद ताकतवर और पूरी तरह खामोश आदमी खड़ा होता है। यह मिस्टर हिंक्स होता है। अगले ही पल वह बॉन्ड पर हमला कर देता है।
दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक चली इस जानलेवा लड़ाई के बाद बॉन्ड हिंक्स के गले में ट्रेन की धातु वाली जंजीर फंसा देता है, फिर पूरी ताकत से उसे चलती हुई ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है। उनके सामने सिर्फ एक ही मंजिल होती है, स्पेक्टर का गुप्त मुख्यालय। कुछ देर बाद ट्रेन रेगिस्तान के बीच बने एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है। वहाँ पहले से एक लग्जरी कार उनका इंतजार कर रही होती है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं करता, बल्कि पूरे सम्मान के साथ उन्हें कार में बैठाकर स्पेक्टर के गुप्त मुख्यालय ले जाया जाता है। ये मुख्यालय आधुनिक तकनीक का एक शानदार नमूना होता है। हर चीज पूरी तरह स्वचालित सिस्टम से चल रही होती है। बॉन्ड पहली बार समझता है कि स्पेक्टर सिर्फ एक अपराधी संगठन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपना प्रभाव रखने वाली एक बेहद शक्तिशाली गुप्त ताकत है। आखिरकार बॉन्ड का सामना स्पेक्टर के सरगना अर्नस्ट स्टैवरो ब्लोफेल्ड से होता है। ब्लोफेल्ड मुस्कुराते हुए कहता है, स्वागत है जेम्स। फिर वह एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर बॉन्ड भी हैरान रह जाता है। वह बताता है कि बॉन्ड की जिंदगी में होने वाली ज्यादातर त्रासदियों के पीछे वही था। बचपन में दोनों एक ही परिवार के साथ रहे थे, लेकिन उनके पिता का प्यार बॉन्ड को ज्यादा मिलता था। यही बात उसके दिल में नफरत बनकर बैठ गई। समय के साथ वही नफरत उसे दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी बना देती है। बाद में वह अपनी पहचान बदलकर स्पेक्टर जैसा विशाल संगठन खड़ा कर देता है। ब्लोफेल्ड बॉन्ड को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉन्ड हार नहीं मानता। उधर मेडेलिन भी खुद को आजाद करने में सफल हो जाती है। दोनों मौका मिलते ही वहां से भाग निकलते हैं। भागते हुए बॉन्ड पूरे मुख्यालय में विस्फोटक लगा देता है। कुछ ही पलों बाद एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होने लगते हैं। पूरा मुख्यालय आग की लपटों में गिर जाता है। दूसरी तरफ लंदन में सी अपना आइज 9 प्रोजेक्ट शुरू करने वाला होता है। इस सिस्टम के जरिए दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों की जानकारी एक ही नेटवर्क में जोड़ दी जाती, जिससे स्पेक्टर को पूरी दुनिया पर नजर रखने की ताकत मिल जाती। लेकिन एम, क्यू और मनी पेनी समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश कर देते हैं। उसी समय बॉन्ड और मेडेलिन भी लंदन पहुंच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। जांच के दौरान यह साबित हो जाता है कि सी गुप्त रूप से स्पेक्टर के लिए काम कर रहा था। सच सामने आते ही वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में इमारत से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसके मरते ही आइज 9 प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। उधर ब्लोफेल्ड हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है। बॉन्ड उसका पीछा करता है और हेलीकॉप्टर पर गोली चला देता है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर जाता है। ब्लोफेल्ड जिंदा बच जाता है। अब बॉन्ड के पास मौका होता है कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन वह बदले की जगह कानून पर भरोसा करता है। वह ब्लोफेल्ड को जिंदा छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। मिशन पूरा होने के बाद बॉन्ड अपनी पिस्तौल एम को सौंप देता है। बरसों तक लगातार खतरों, धोखों और कुर्बानियों से भरी जिंदगी जीने के बाद उसे एहसास होता है कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ मिशनों के लिए नहीं बनी। मेडेलिन उसके साथ खड़ी होती है। दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। आखिर में जेम्स बॉन्ड अपनी मशहूर एस्टन मार्टिन DB5 में मेडेलिन के साथ लंदन से रवाना हो जाता है।